संसद के अंदर राहुल प्रियंका बने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द। नाराज हुई प्रियंका। राहुल की विदेश यात्रा पर आखिर सवाल क्यों? मोदी भी अपना आधा समय विदेश में बिताते हैं। मुद्दे पर आओ, बोली प्रियंका। वो पर्यटन पर जाते हैं। Almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? अगर आपको इस बात को समझना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गए हैं संसद के अंदर, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया इस वक्त भाई बहन के खिलाफ किस तरह की सुपारी लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। प्रियंका गांधी का भाषण हमने देखा वंदे मातरम पर, एक शानदार भाषण, मगर गोदी मीडिया में कहीं पर भी उस भाषण की तारीफ नहीं हुई। अलबत्ता गोदी मीडिया अपनी चतुराई से क्या कार्यक्रम कर रहा है इस पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी पर शंका, कांग्रेस के लिए प्रियंका बेहतर हैं। यानी कि यहां पर गोदी मीडिया भाई और बहन को लड़ा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वंदे मातरम के मुद्दे पर, चुनाव सुधार कार्यक्रम के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका दोनों ने सरकार को इस कदर घेरा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक बौखला गए थे। जी हां, ओम बिरला, जिन्होंने न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि राहुल गांधी के भाषण को भी रोका। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को बोलने की इजाजत दी। यह सब होता रहा। और अगर आपको समझना है कि दोनों एक टीम के तहत किस कदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया क्या क्या कह रहा है। मसलन राहुल गांधी ने जब चुनाव सुधार कार्यक्रम पर अपना भाषण दिया, तब इंडिया टीवी के संपादक ने यह कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे का सहारा लिया और कहा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक एक बात की जवाब दे दी और उसकी बखिया उधेड़ दी। निशिकांत दुबे वो व्यक्ति जो संसद के अंदर खड़े होकर कायरों के तौर पर लोगों के बारे में झूठ बोलता है, क्योंकि वो जानता है, निशिकांत दुबे जिसकी डिग्री पर सवाल है, वो जानता है कि ये झूठ वो संसद के बाहर आकर नहीं बोल सकता। इसीलिए वो संसद के अंदर अभिसार शर्मा के खिलाफ झूठ बोलता है, महिला पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है। और आज इंडिया टीवी के संपादक के इतने बुरे दिन आ गए कि वो डिग्री दुबे का सहारा ले रहे हैं राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। यह हालत हो गई है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी किस तरह से बड़ा सिरदर्द बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोदी मीडिया ने किस कदर राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ सुपारी ली। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी तो धमकी पर उतर आए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों ज्ञानेश गुप्ता को बचा रहे हैं? वो ऐसा कानून क्यों लेकर आए कि ज्ञानेश गुप्ता इस वक्त जो जो कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो? क्या वजह है? और यहां पर न्यूज 18 क्या कह रहा है, ये गुल्लू क्या कह रहा है कि राहुल गांधी धमकाने पर आ गए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था और आप खुद फैसला कीजिए, क्या राहुल गांधी धमका रहे हैं या जिसने जो गलत किया उसके हिसाब से उसे सजा मिले? क्या गलत कहा? क्या इसे आप धमकी कहेंगे? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. इसके बाद तीन चेहरे हैं यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और राहुल गांधी। और कार्यक्रम क्या था? खादी से साड़ी तक, गोडसे से आरएसएस तक राहुल का जलेबी भाषण। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों करोड़ की डील कर डाली। क्या इस कायर में हिम्मत है कि वो बता सके कि जिना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वजों ने एक नहीं तीन तीन राज्यों सिंध, बंगाल और एनडब्ल्यूएफपी में सरकार बनाई थी? जब आप मोहन भागवत की तस्वीर दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं बताते
कि किस तरह से 3 लोगों पर मुकदमा किया गया था क्योंकि उन्होंने आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। क्यों आरएसएस का आधिकारिक गीत जो है वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, वंदे मातरम नहीं है। मगर यहां पर मोहन भागवत की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मकसद है राहुल गांधी पर प्रहार करना। आगे देखिए, ये तो मैं आपको दिखाई चुका हूं। राहुल गांधी पर शंका, कांग्रेस के लिए प्रियंका बेहतर है, यानी राहुल वर्सेस प्रियंका करना। और ये किसका टूल किट है? आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब माननीय गोली मारो ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं है? क्या राहुल असुरक्षित हैं? यानी कि जो बात भाजपा के नेता कहते हैं वही गोदी मीडिया करता है। और मैं आपको बाकायदा प्रमाण के साथ बता रहा हूं। आगे देखिए साहब, चर्चा की मांग करके खुद फंस गया विपक्ष। चुनाव सुधार पर लोकसभा में राहुल ने किया सेल्फ गोल। तो चलिए हाथ कंगन कुमार से किया। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस कदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेहरू के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा कि प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि मुझे इतने किलो गाली मिलती है, आप नेहरू पर इतना प्रहार करते हैं, तो क्यों ना नेहरू पर बहस हो जाए। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य, आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद जो प्रियंका कहती है ना, वो सही मायने में भाजपा की बखिया उधेड़ देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि भाई नेहरू ना होते तो आज जो तमाम उपलब्धियां हैं हमारी, वो संभव ही नहीं थी। और यहां पर प्रियंका तथ्यों के साथ अपनी बात सामने रखती हैं। सुना जाए। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास।
अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बेच लो यार, और थोड़े से बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा की कमजोर नब्ज पर प्रहार कर रही हैं। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, उन्होंने हिरेन जोशी का जिक्र किया, बेटिंग ऐप का जिक्र किया, जिसका आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, मगर उनके भाषण के इस हिस्से को लोकसभा अध्यक्ष ने एक्सपंज कर दिया, हटा दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर निशिकांत दुबे उन लोगों के बारे में झूठ बोलता है जो संसद का हिस्सा भी नहीं है, आप उसे सदन की कार्रवाई से नहीं हटाते, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा एक राजनीतिक मुद्दा उठा रही हैं, आप उसे सदन की कार्रवाई से हटा देते हैं। देखिए उन्होंने क्या मुद्दा उठाया और देखिए किस तरह से ओम बिरला उनकी बात में दखल देते हैं। और ओम बिरला ने न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में ऐसा किया, राहुल गांधी के बारे में ऐसा किया। सबसे पहले देखिए एप्स्टीन फाइल और हिरेन जोशी के मामले में किस कदर मिर्ची लगती है। जो बेटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो माननीय सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य प्लीज, करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथ्यों पर कमजोर हैं, तो देखिए क्या रुख था ओम बिरला साहब का। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज थोड़ा आज और विषय वंदे मातरम का है, तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। और यही तेवर ओम बिरला के राहुल गांधी के खिलाफ थे। याद कीजिएगा, राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने अनुमति दी संसदीय मंत्री को बोलने की, और वो खुद भी बोलने लगे कि आप मुद्दे से ना भटकें। राहुल गांधी जमीन तैयार कर रहे थे कि ये आरएसएस की सोच है कि तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाए, ये गांधी की सोच को खत्म कर रहे हैं, इसलिए वो आरएसएस का जिक्र कर रहे थे। मगर देखिए किस कदर बौखला गए ओम बिरला कि उन्होंने इजाजत दे दी किसको, किरण रिजिजू को बोलने के लिए। सुना जाए। And so the process started and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं। आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोले जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से, हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये
आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। इस बीच राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और उनके 3 सवाल स्पष्ट हैं। ये सवाल जिनके जवाब देने बहुत जरूरी हो जाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अंग्रेजी में एक शब्द है व्हाट अबाउटरी, यानी कि तुम्हारे कार्यकाल में यह सब हुआ तो हमारे कार्यकाल में भी ऐसा होगा। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जो तमाम बातें कर रहे हैं कि सोनिया गांधी नियुक्ति करती थी, बड़ी बात, क्या चुनाव आयोग की वजह से कभी उस वक्त का विपक्ष यानी भाजपा सड़क पर उतरी? जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तब टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त संभव थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सत्ता से आंख में आंख मिलाने वाला चुनाव आयुक्त अभी तक कोई रहा है टीएन शेषन जैसा? और टीएन शेषन संभव हो पाए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, क्या आज के कार्यकाल में संभव है? क्या आप भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आज ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो टीएन शेषन के तौर पर प्रधानमंत्री पर भी सवाल कर सके? यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है मौजूदा चुनाव आयोग के बारे में। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? और ऐसी टिप्पणी कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चुनाव आयोग के बारे में नहीं की थी। लिहाजा आप ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि उस वक्त की सरकार का दखल था चुनाव आयोग में, अगर दखल था भी तब भी पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी थी। राहुल गांधी कौन से 3 सवाल उठा रहे हैं, सुना जाए। But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling.
Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. और वहां नहीं रुकते हैं, वो चुनाव सुधार पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और यह हर शब्द सत्ता पक्ष को चुभ रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। How, when we are talking about electoral reform? Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. राहुल गांधी की बात जो सबसे ज्यादा भाजपा को चुभ रही है वो ये कि वोट चोरी सही मायने में देशद्रोह है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बात बात पर दूसरों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाती है, उससे राहुल गांधी की ये बात खटक रही है। और कैसे, आप खुद सुनिए। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. तो देखा आपने राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका क्या जवाब है। उसका जवाब है जिन्ना का मुन्ना। वो लोग जो बंकिम बाबू को बंकिम दा कहते हैं, वो लोग यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जो बंकिम बाबू का नाम तक सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, और आज की तारीख में वो वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है और इस मंच पर हम उनसे सवाल करते रहे हैं। 2014 से पहले जब वो सत्ता में थे तो मैं बाकायदा उनसे सवाल करता था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि अतीत के मुद्दों में, ऐतिहासिक मुद्दों पर लोगों को दफन करना और विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना, इस तरह के सुपारी नुमा कार्यक्रम चलाना जिसमें भाई और बहन को आपस में लड़ाया जा रहा है, जो प्रमाणित करता है कि राहुल और प्रियंका के शब्द किस तरह से भाजपा को चुभ रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।